हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर बढ़त हासिल कर पाएगी। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो लोकसभा चुनाव 2024 जब शुरू ही होने वाले थे तब एक नारा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वो था अब की बार 400 पार। यानी कि एनडीए की सरकार दावा कर रही थी, एनडीए गठबंधन ये दावा कर रहा था कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे चरण बीतते गए वैसे वैसे ये जो नारा था ये मिटता चला गया और अब ये सुनाई भी नहीं देता। अब इस बात की सेंध लगाई जा रही है कि कौन सा गठबंधन एनडीए और इंडिया 272 सीटों का आंकड़ा जो है पार कर पाएगा और बहुमत में अपनी सरकार बना पाएगा। आज हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी जो है वो 250 सीटें अकेले जीत पाएगी या वो आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है बीजेपी अकेले 250 सीटों से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लेगी या नहीं? देखिए पुष्कर, ये जब चुनाव शुरू हुए थे तब तो इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, चौथे पांचवें फेज़ के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स और कुछ एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, कुछ रिप्यूटेड एक्सपर्ट्स भी जिनको मतलब हम लोग जानते हैं, उन लोगों ने इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी कि बीजेपी 250 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, 220-230 के बीच में सिमट जाएगी। अब मैं इससे ना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, बीजेपी की पिछले इलेक्शन में 303 सीटें थी अपने दम पे। अगर आप ये कह रहे हैं, मतलब कोई भी अगर ये कह रहा है कि बीजेपी 250 से कम सीटें लाएगी, तो उसका मतलब है कि बीजेपी को कम से कम 50-55 सीटें हारनी पड़ेंगी तभी तो। और बीजेपी जो 50-55 सीटें हैं ये हारेगी किससे? कांग्रेस से हारेगी, और कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी से हार जाएगी और कुछ सीटें आरजेडी से। अब मैं इसको एक सिलसिलेवार ढंग से तोड़ना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 62 सीटें अपने दम पे जीती। इस बार मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ पे 58-60 से कम सीटें जीतेंगी। देखिए, ये एक फैक्ट है कि बीजेपी के बहुत सारे एमपी अक्रॉस इंडिया, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन वो जो मोदी का चेहरा है और जो मोदी का नाम है वो उन सब पे भारी है, एंटी इनकम्बेंसी पे भी भारी है। जैसे एक ज़माना था जब ये कहते थे लोग कि इंदिरा गांधी अगर इलेक्ट्रिक पोल को भी टिकट दे दें तो वो भी जीत जाएंगे। तो वो इसी तरीके की बात अब भी होती है, अब भी हो रही है कि मोदी जी अगर किसी पोल को भी टिकट दे दें वो जीत जाएंगे। और बीजेपी का ना अपना एक कमिटेड वोट बैंक है बीजेपी का। मोदी को अभी टॉपअप लगाना बाकी है बीजेपी का। वो कोई भी बीजेपी का लीडर हो, वो समझ लीजिए वो 160-170 सीटें तो बीजेपी ने ऐसे ही जीत जानी है। वो उन सीटों पे बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता अभी भी। मतलब इतनी मजबूत स्थिति में, इतने कमिटेड उसके वोटर हैं वो, मतलब हैं। और उसके बाद आप उसके ऊपर मोदी जी का तड़का लगा दीजिए। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, टिकट देने में इन्होंने गलती की है। मतलब ये एक सत्य है कि बीजेपी अगर अपने कुछ इंकम्बेंट एमपीज को टिकट नहीं देके नए चेहरों को उतारती तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन क्या वो इनकम्बेंट एमपी सीट हार जाएंगे? मुझे नहीं लगता। जीत का अंतर कम हो सकता है, सीट हारेंगे ऐसा नहीं लगता। बिहार में 17 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या आरजेडी इस स्थिति में है कि वो बीजेपी को किसी सीट पे हरा दे। हाँ, वो जदयू को हरा सकती है उनके 16 सीटों पे। वो 5 सीटें जो रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं चिराग, उनकी सीटें वे 1-2 ले सकती है। बीजेपी की 17 सीटें बिल्कुल इंटैक्ट है। राजस्थान में बीजेपी को 2-4 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा में 2-4 सीटों का नुकसान हो जाएगा। दिल्ली मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एक भी सीट हारेगी। काफ़ी लंबा गैप है, उसको नहीं अपोजिशन ये कर सकता। कर्नाटका में क्या लगता है? कर्नाटका में बीजेपी ने पिछले बार 25 सीटें जीती थी 28 में से। इस बार वो 25 पे ही लड़ रही है, 7-8 सीटें हार जाएगी। मतलब आप टोटल भी अगर मिला लें, देखिए गुजरात में वो नहीं हारेगी, 1-8 सीट हार जाए, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मध्य प्रदेश में वो पिछले बार का ही, मतलब 29 में से 28 में से 27 थे, मुझे लगता है 27 आ रही हैं, 26-27 आ रही। टोटल जो घटते हुए ऐसे अगर आप जोड़ लें तो वो 20-22 सीटें दिख रही हैं, 25 सीटें दिख रही, चलिए 25। लेकिन सीटें बढ़ते हुए भी तो दिख रही हैं मुझे। जैसे 1-2 सीट यहाँ बढ़ सकती हैं, उड़ीसा में 3-4 सीटें बढ़ सकती हैं, 1-2 सीट आंध्र प्रदेश में बढ़ सकती है, बंगाल में 1-2 सीट बढ़ सकती है। तो बीजेपी लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं तो, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे बहुत हैरानी नहीं होगी कि बीजेपी इस बार भी 300 सीट पार कर जाए। अब ये 250 का जो आंकड़ा है ना, ये 250 से नीचे वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगता है।
अगर ये आंकड़ा है, जी अगर यही आंकड़ा रहता है तो इसका मतलब फिर ये है कि कहीं ना कहीं लोगों में मोदी के खिलाफ भी नाराज़गी है, जी जो मतलब जो हम लोग समझ नहीं पाए या नहीं समझ पा रहे हैं ग्राउंड पे जाके भी। जी जितने ग्राउंड पे इंटरेक्शन हम लोगों ने किए हैं, आपने भी किए, हमने भी किए, हम लोगों को एक बात तो ज़रूर समझ में आई कि एमपी से थोड़ी नाराज़गी है, मोदी से कोई ऐसी कोई बहुत बैर नहीं है कि मोदी को उठा के हमें जी फेंक देना है। और कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है अभी भी कि वो बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा तो बहुत मुश्किल है। कहाँ मतलब वो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी मजबूत है कि वो बीजेपी को हरा दे, बिल्कुल या गुजरात में इतनी मजबूत है, जी या दिल्ली में इतनी मजबूत है, या चलिए हरियाणा में 2-4 सीटें वो किसान आंदोलन, अग्निवीर, इन वजहों से मतलब वो निकाल लेंगे, लेकिन 50-60 सीटें घटना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 250 के नीचे नहीं जा पाएगी। ओके तो जैसा कि हमने जाना कि इस बार के चुनाव में जो ये सियासी समीकरण की एक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 250 भी पार नहीं कर पाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पिछले बार के परफॉर्मेंस को और अभी के जो मौजूदा ग्राउंड की रियलिटी है उसको देखते हुए देखा जाए तो बीजेपी का 250 का आंकड़ा पार करना उतना भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हाँ, ये जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, एनडीए गठबंधन का 400 पार का नारा है, ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन 250 पार का आंकड़ा बहुत ही आसानी से बीजेपी पार कर सकती है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।